नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाता है, दुनिया में कौन कौन से देश हैं जहां पर यूबीआई इस वक्त लागू किया गया है और अभी ये चर्चा में क्यों है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव से जस्ट पहले जब घोषणा पत्र आए थे, उस समय ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसने ये घोषणा करी थी कि हम अगर वापस सत्ता में आ गए तो यूबीआई को हम जारी कर देंगे। वी प्रॉमिस यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन वेस्ट बंगाल। अब आज पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और ये नतीजे देखते समय ही एक्चुअली मुझे याद आया कि इन्होंने यूबीआई प्रॉमिस किया था। तो देखिए, यूबीआई इन्होंने प्रॉमिस तो कर दिया, अब इंप्लीमेंट करेंगे या नहीं ये देखने वाली बात है, आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा। लेकिन यूबीआई का कॉन्सेप्ट कोई देश में पहली बार चर्चा में नहीं आया है। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी घोषणा करी थी कि अगर वो सत्ता में आ गए तो यूबीआई को इंप्लीमेंट करेंगे। 2017 में इकोनॉमिक सर्वे ने इसके बारे में बात करी थी। तो यूबीआई क्या है, इसको हमारे लिए समझना जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप मेरे प्लस कोर्स या स्पेशल क्लासेस के अपडेट्स चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर वहां फॉलो कीजिए और अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पर यू कैन फॉलो मी ऑन दिस हैंडल। अगर आप पाथफाइंडर चैनल के किसी भी लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, pathfinder_UPSC। यहां पर आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। मार्च के महीने में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने यह वादा किया था अपने चुनावी घोषणा पत्र में कि हम अगर आ गए सत्ता में तो यूबीआई को लेकर आएंगे। जब ये घोषणा हुई थी उस समय फिर से इकोनॉमिस्ट के बीच में डिबेट छिड़ गया था कि क्या यूबीआई सही है गलत है। और ये देखो, ऐसी न्यूज है जो हर 1-2 साल में चर्चा में रहती है, तो ये मेरे ख्याल से एक स्टैटिक पार्ट बन चुका है। आपको इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए क्योंकि मेंस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी मेंस में इस पर सवाल पूछा जा सकता है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो यूबीआई की डेफिनेशन जान लो। यूबीआई एक गवर्नमेंटल प्रोग्राम होता है, पब्लिक प्रोग्राम होता है, जिसमें लोगों को, नागरिकों को समय समय पर कुछ पैसा दिया जाता है। पीरियोडिक पेमेंट डिलीवर्ड टू ऑल द सिटीजंस ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन विदाउट अ वर्क रिक्वायरमेंट। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। कुछ कीवर्ड्स हैं, याद रखिएगा। पीरियोडिक पेमेंट यानी हर महीने या 2 महीने में या 6 महीने में पैसा दिया जाएगा सभी नागरिकों को, ऑल सिटीजंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको कोई काम करना जरूरी नहीं है बिना किसी वर्क रिक्वायरमेंट के। तो ये मनरेगा नहीं है कि आप कुछ गड्ढा खोदोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे या फिर आप कोई दूसरा लेबर वर्क कर रहे हो तो ही आपको पैसे मिलेंगे। जी नहीं, इफ यू आर अ सिटीजन देन यू विल गेट द बेनिफिट। तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता है। इसके नाम से ही स्पष्ट है ना, यूनिवर्सल यानी कि सभी को, बेसिक यानी कि कुछ अमाउंट बेसिक और इनकम पैसा दिया जा रहा है। तो ये बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है, इसको राष्ट्रीय स्तर या फिर राज्य के स्तर पर या लोकली 1-2 शहरों में भी लागू किया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। तो इसमें 2 प्रकार की इनकम होती है। एक होती है फुल बेसिक इनकम, यानी इतनी तनख्वाह आप, इतने पैसे आप दे रहे हो किसी परिवार को या किसी इंडिविजुअल को कि वो अपने सारी जरूरतें पूरी कर सकता है, कि पर्सन की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि रहना, खाना, पीना, किराया देना, उतनी आप दे दो, उतने पैसे आप दे दो जिससे कि वो गरीबी में ना जिए, पॉवर्टी लाइन के जस्ट ऊपर जी सके। मान लो कि किसी शहर के अंदर रेंट है, अब लेट से कोई टियर 2 सिटी है, तो वहां पर आपने 5-6 हजार रेंट के दे दिए, 5 या 6 हजार रुपए खाने के दे दिए, तो 10 से 12 हजार रुपए की अगर इनकम दे दी जाती है पर मंथ, तो वो एक प्रकार की आप मान लो बेसिक इनकम हो गई, जिसमें एक इंसान अपने आप को सस्टेन कर सकता है। पार्शियल बेसिक इनकम ये होती है कि उसमें कुछ छोटा अमाउंट दिया जाता है, जैसे कि 3,000 या 4,000 रुपए दे दिए, जिसमें व्यक्ति अपना सारी जरूरतों को पूरा ना कर सके लेकिन कुछ जरूरतें जैसे खाने पीने की जरूरतें उस 3-4 हजार रुपए में पूरी हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा पार्शियल बेसिक इनकम। तो फुल और पार्शियल 2 प्रकार की बेसिक इनकम होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार तनख्वाह देगी तो 50-60 हजार रुपए नहीं देने वाली है सरकार, वो दुनिया में कोई गवर्नमेंट नहीं देती है। अब एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको यूबीआई का। एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत लंबे समय से चला आ रहा है यूबीआई का एग्जाम्पल है अलास्का। यूनाइटेड स्टेट्स का राज्य है अलास्का, आप सभी को पता होगा। यहां मैप में डालना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, चलो अलास्का तो देख लेना मैप में, खुद ही सर्च करके इतना तो कर ही सकते हो। तो अलास्का में एक फंड बना हुआ है, अलास्का परमानेंट फंड, एपीएफ कहते हैं इसको। तो इस एपीएफ में एक डिविडेंड बनता है, परमानेंट फंड डिविडेंड, जिसको पीएफडी कहा जाता है। ये पैसा आता कहां से? अलास्का में बहुत सारे ऑयल एंड गैस के भंडार हैं, तो जो ऑयल एंड गैस कंपनियां टैक्स देती है राज्य की सरकार को, उसमें से एक फंड बना रखा है वहां की गवर्नमेंट ने, और इसका फंड का जो पैसा है वो मार्केट्स वगैरह में लगा हुआ है। तो वहां से जो डिविडेंड आता है, वहां से जो उनका इंटरेस्ट वगैरह आता है, जो भी प्रॉफिट्स हैं, उसको अलास्का के नागरिकों में बांट दिया जाता है। अब अलास्का बहुत बड़ा राज्य है लेकिन उसकी आबादी ज्यादा नहीं है, तो वहां पे हर नागरिक को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। तो पिछले अगर 30 साल का आप एवरेज निकालो, लगभग 78 से मतलब 88 से 2018 का जो एवरेज है वो $1,600 पर ईयर प्रति नागरिक वहां पर देखा गया है। अब $1,600 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है यूएसए के लिए, क्योंकि यूएस के अंदर जो एवरेज हाउस होल्ड इनकम है वो $50,000 है, यानी कि एक परिवार की सालाना इनकम $50,000 के आसपास है। तो मान लो कि एक परिवार में 2 लोग भी कमाने वाले हैं, तो यहां पे उनको क्या मिल रहा है? $3,200 ही तो मिल रहे हैं।
तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? पार्शियल बेसिक इनकम का। तो ये फुल बेसिक इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी बुरे नहीं है ना पैसे, मतलब भाई सरकार पैसे दे रही है तो कहां बुरे होंगे, फ्री में पैसा आ रहा है तो अच्छा ही है। तो ये पैसा बेसिकली वहां के ऑयल एंड गैस रिसोर्सेस का जो फंड है उससे इनको निकाल कर दिया जा रहा है। और उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि आप 1 साल से अलास्का में रह रहे हो और आगे भी अलास्का में रहने का आपका प्लान है, ऐसा नहीं कि छुट्टियां मनाने आए हो 1 महीना तो आपको ये पैसा मिल जाएगा, नहीं। 2020 में कई पश्चिमी देशों ने कोविड-19 पैंडेमिक के लॉकडाउन के कारण अपने नागरिकों को एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी थी। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट फिर से चर्चा में आया था। अभी यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस में एक बिल अभी लंबित है, पास नहीं हुआ है, चर्चा चल रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अभी भी यूएस के अंदर, क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरह पटरी पर नहीं आई है, तो $2000 प्रति महीना कोविड-19 क्राइसिस जब तक चलता है तब तक दिया जाए, और उसके बाद 1 साल और $1000 प्रति महीना। तो ये एक सब्सटैंशियल अमाउंट हो गया, ये लगभग $24000 हो जाएगा ना। अब मान लो घर में 2 जने कमाने वाले हैं, तो ये ऑलमोस्ट वहां की जो नॉर्मल मीडियन फैमिली इनकम है उसके बराबर आ गया भाई। $48,000 मिलेंगे, और नॉर्मली यूएस के अंदर 50 या 51,000 समथिंग डॉलर मीडियन हाउस होल्ड इनकम है। ऑलमोस्ट उतनी हो गई ना जितनी आप कमा रहे हो, जो एक एवरेज यूएस में सैलरी है उसके बराबर पैसा सरकार देने की चर्चा कर रही है। लेकिन अभी ये बिल पास हुआ नहीं है, और पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये पास होगा। इसमें थोड़े बहुत कट्स आएंगे, हो सकता है 2000 की जगह $1000 हो जाए, लेकिन कुछ अमाउंट तो अभी भी देगी सरकार। और ये लगभग सभी बड़ी इकोनॉमीज जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेन, यूके, यूरोपियन कंट्रीज में तो सब में मिला था, यूएस में भी एक बेसिक इनकम दी गई थी। उसके अलावा अभी हाल ही में शिकागो शहर, जो यूएस का एक बहुत बड़ा शहर है, उसने अपने शहर के कुछ इलाकों में यूबीआई को लॉन्च किया था। उन्होंने एक टेस्ट प्रोग्राम, पायलट प्रोग्राम चलाया है, जिसमें वो जरूरतमंद परिवारों को यूबीआई दे रहे हैं, जरूरतमंद परिवार को दे रहे हैं। तो अब इसको कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सल नहीं है ना, क्योंकि इसमें कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिया उन्होंने कि भाई इतनी बिलो पॉवर्टी है, जैसे हमारे यहाँ अबव और बिलो पॉवर्टी लाइन वाला क्राइटेरिया है, वैसे ही उन्होंने वहां पे कुछ पॉवर्टी के क्राइटेरिया सेट करके उसके अनुसार ये बेसिक इनकम देनी स्टार्ट करी है। सो इट इज नॉट ए यूनिवर्सल, लेकिन प्लान इनका यही है कि आगे चलकर अगर ये पायलट प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है तो आगे चलकर इसको यूनिवर्सल कर सकते हैं। फिनलैंड एक ऐसा देश है जिसने 2017 में अपने सभी नागरिकों के लिए एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का प्रावधान शुरू किया था। उस समय दुनिया के कई देशों ने फिनलैंड की आलोचना करी थी। अमेरिकन और ब्रिटिश मीडिया ने तो यह भी कह दिया था कि फिनलैंड बर्बाद हो जाएगा, वहां के लोग एकदम मुफ्त खोर हो जाएंगे और फ्री में खाने की आदत से वहां की इकोनॉमी पूरी ठप पड़ जाएगी आने वाले कुछ सालों में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 4 साल हो चुके हैं यूबीआई वहां पर लॉन्च किए हुए, और वहां पर जो लोग हैं उनके काम करने की जो एफिशिएंसी है उस पर कोई फर्क नहीं आया है। 4 साल बाद इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम के पायलट प्रोग्राम ने फिनलैंड को दुनिया भर की रैंकिंग्स में ऊपर ही उठाया है। वैसे भी ये टॉप 10 में रहते थे, अब और ऊपर जाने लग गए हैं। तो जैसे जितने भी हैप्पीनेस इंडेक्स या दूसरे इंडाइसेस आते हैं उनमें सब में फिनलैंड की रैंकिंग्स इंप्रूव हुई है, क्योंकि अब फिनलैंड में अगर कोई बीमार पड़ता है या फिर वो उसकी नौकरी चली जाती है तो उसके पास एक बेसिक सेफ्टी नेट है कि कम से कम वो व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। अगर उसकी 2-3 महीने नौकरी भी नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, तो ही हैज अ बेसिक सेफ्टी नेट। तो फिनलैंड की जो ये पायलट प्रोग्राम है ये सक्सेसफुल रहा है अकॉर्डिंग टू फिनलैंड एंड मेनी अदर इकोनॉमिस्ट। लेकिन एक बात समझो कि बेसिक इनकम दे देने से सारा काम नहीं हो जाता है। यूबीआई कोई इकलौता क्राइटेरिया नहीं है किसी देश के पैरामीटर्स को ऊपर लाने का, खास करके क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए, क्योंकि अन्य कई चीजों पर भी ध्यान देना होगा भाई। अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी सड़कें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ होना जरूरी है। फ्री और क्वालिटी एजुकेशन है वहां पर। नॉर्डिक कंट्रीज में आपको पता ही होगा, मैंने कुछ दिन पहले इसकी चर्चा भी करी थी। एजुकेशन, हेल्थ केयर, इस तरह के बेनिफिट्स ऑलरेडी वहां पर चल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी थे कई जगह, पेंशंस हैं, अकोमोडेशन है। सीनियर सिटीजन्स के पास अगर रहने के लिए जगह नहीं है तो स्टेट उनको प्रोवाइड करवाता है रहने की जगह। तो इस प्रकार के प्रोग्राम्स वहां पहले से चल रहे हैं। तो ये सब मिलाकर यूबीआई को जोड़कर, तो यूबीआई इनमें एक एडिशन है। केवल यूबीआई के कारण सब कुछ वहां अच्छा नहीं हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दीज यूबीआई भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इसके कारण फिनलैंड में एक अच्छा सोशल सेफ्टी नेट मिल चुका है लोगों को, कि अगर आप ऊपर से गिरते हैं तो नीचे धरातल पर नहीं पहुंचेंगे, बीच में एक सेफ्टी नेट है जो आपको बचा लेगा। अब फिनलैंड दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक नहीं है। हम जब भी बड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो देश दिमाग में आता है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स में कोई यूनिवर्सल हेल्थ केयर नहीं है। वहां पर अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको हॉस्पिटल्स में अच्छा खासा पैसा देकर अपना इलाज करवाना पड़ता है, जबकि नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन सभी देशों में यूनिवर्सल हेल्थ केयर है। अगर आप बीमार होंगे तो सरकार के द्वारा आपके हॉस्पिटलाइजेशन का ध्यान रखा जाता है इन द सेंस बिल पे किया जाता है। या तो सरकारी सेवाएं हैं, जैसे कि यूके में है तो यूके में एनएचएस होती है, वहां पर पूरी हेल्थ सर्विस जो है वो राष्ट्रीय सर्विसेज है। तो नेशनल हेल्थ सर्विस के हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं तो वहां पर आपको पे नहीं करना होता। या फिर कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं लेकिन उनका बिल पे कौन करता है? सरकार करती है, अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होकर बीमार होकर हॉस्पिटलाइज होता है तो। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 20 ट्रिलियन से ज्यादा की वहां की जीडीपी है, वहां पर कोई यूनिवर्सल हेल्थ केयर नहीं है। पेड पेरेंटल लीव नहीं है। अगर आप माता पिता बनते हैं
तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी यूनाइटेड स्टेट्स में। बाकी के जितने भी देश हैं, खास करके नॉर्डिक कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज, उन सब में पेड पेरेंटल लीव मिलती है। तो दुनिया में केवल जीडीपी का स्तर बड़ा होना डेवलपमेंट का इंडेक्स नहीं है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर वो इतना असर नहीं डालता है। एक आर्ग्यूमेंट ये भी कहा जाता है कि अमेरिका अपना बजट हेल्थ और एजुकेशन पर उतना खर्च नहीं करता जितना वो मिलिट्री और स्पेस प्रोग्राम पे करता है, क्योंकि एक अच्छा खासा बजट इनका मिलिट्री में यूज हो जाता है। अब भारत में यूबीआई की चर्चा रीसेंट टाइम्स में शुरू हुई थी 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे से। उस समय हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यन, तो सीईए के नेतृत्व में ही ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे लिखा जाता है। तो इसमें यह आर्ग्यू किया गया था कि महात्मा गांधी के जो आइडियल्स थे, उनके जो विचार थे, उनके अनुसार भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए। तो हम एक सोशलिस्ट देश हैं जहां पर वेलफेयर स्कीम चलाती है सरकार, लेकिन ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं इनको और बेहतर किया जा सकता है अगर हम यूबीआई यहां पर लॉन्च कर दें। तो ये पूरा एक चैप्टर था इस पर, यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर इकोनॉमिक सर्वे ने चैप्टर डाल दिया था और लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि मेंस में आने की पूरी संभावना थी। उस समय तो आया नहीं, लेकिन आप मान के चलो 3-4 साल बाद भी आ सकता है, तो कोई गारंटी नहीं होता। तो ये एक स्टैटिक जीके का टॉपिक बन चुका है इनफैक्ट, तो इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे ने उस समय ये कहा था कि यूबीआई के 3 कंपोनेंट हैं। पहला यूनिवर्सैलिटी, यानी कि सभी के लिए वो लागू हो, उसमें आप कोई क्राइटेरिया मत रखो, कोई आरक्षण मत रखो, ये मत देखो कि कोई गरीब है अमीर है, सभी को दे दो, जो भारत का नागरिक है सबको यूबीआई यानी एक बेसिक इनकम दे देनी चाहिए। दूसरा अनकंडीशनैलिटी, यानी कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन ना हो जाए कि कोई जेल जा रहा है तो उसको यूबीआई ना मिले। भाई ऐसा सरकार चाहे तो रख सकती है ना ऐसे नियम कायदे, तो ऐसे नहीं होने चाहिए कि कोई जेल जा रहा है या फिर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा हो गया तो उसको बेसिक इनकम सरकार नहीं देगी। तो इस प्रकार की कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी अनकंडीशनल। तीसरा, एजेंसी टू रिस्पेक्ट नॉट डिक्टेट रेसिपिएंट्स चॉइसेस। इसका मतलब यह है कि जो पैसे से चुनने की आजादी है कि पैसे का करना क्या है, वो आजादी नागरिक की होनी चाहिए, सरकार की नहीं होनी चाहिए। अभी तक क्या करती है सरकार, जैसे मान लो कि हम सिलेंडर की सब्सिडी लेते हैं, भाई सिलेंडर पे सरकार कुछ पैसा देती है ना इन गैस एजेंसीज को, आपको पूरा पेमेंट नहीं करना होता है, उसमें से सब्सिडी अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो अभी क्या हो रही है, सरकार आपको कह रही है कि आप एलपीजी का इस्तेमाल करोगे सिलेंडर से तो ही आपको वो सब्सिडी मिलेगी। तो आप सिलेंडर से बंद गए, मान लो कि आपको पाइप से गैस लगवानी है, एक बार के लिए मान लो कि कोई नया प्रकार का सोलर कुकर आ जाता है जिसके कारण एलपीजी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। मान लो कि 2-3 साल में सोलर कुकर इतने सस्ते हो गए कि अब आप सोलर कुकर से खाना बना सकते हो, लेकिन आप उस सब्सिडी के कारण सिलेंडर से बंधे हुए हैं। सोलर कुकर में अगर सरकार सब्सिडी नहीं देती तो क्या करोगे? अगर आप आइडियली शिफ्ट करना चाहते तो आप कर लेते, लेकिन अब वो 400-500 रुपए जो सब्सिडी मिल रही है उसके कारण कई लोग सिलेंडर से सोलर कुकर पे शिफ्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपकी जो चॉइस है वो सरकार की पॉलिसी डिक्टेट कर रही है, आप फ्री नहीं है, चॉइस अपनी आपके पास नहीं है। इसी की बजाय सरकार सिलेंडर से बांध के नहीं बल्कि डायरेक्टली 500 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती कि भाई आपके खाने पीने या फ्यूल के लिए हमने 500 रुपीज आपको ट्रांसफर कर दिए हर महीने, तो आप तुरंत सोलर कुकर पे माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये आपकी चॉइस होती है। तो रेसिपिएंट की जो चॉइस है वो उसको एजेंसी देती है, यानी उसको पावर देती है। तो ये जो पावर है, ये जो एजेंसी का मतलब वो होता है कि किसी को पावर दे देना, उसको चुनने का अधिकार देना। तो वो एजेंसी हमारे पास यानी नागरिकों के पास होनी चाहिए, ना कि स्टेट के पास। और राज्य सरकारें या केंद्र सरकार उसको डिक्टेट ना करे कि तुम सिलेंडर का या एलपीजी का ही इस्तेमाल करो क्योंकि हम तो सब्सिडी इसी पर देंगे, ये डिक्टेट करना हो जाएगा। तो यूबीआई के गोल्स क्या हैं? अब ये बिल्कुल आपको बता रहा हूं मैं, सिंपल लिखने वाले पॉइंट्स हैं, इनको लिखकर आ जाओगे मेंस के अंदर, पूरे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे आंसर में। तो देखो इसका गोल है, पहला सोशल जस्टिस, डिसेंट मिनिमम इनकम गारंटीड टू ऑल। एक बेयर मिनिमम तनख्वाह सबको, इनकम सबको सरकार दे जिससे कि उनका गुजारा हो सके। इससे एक तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, सरकार जो ट्रांसफर करती है पैसा उसमें कहीं ना कहीं लीकेजेस होते हैं, सही लोगों को सब्सिडी नहीं जाती है तो उसमें वेस्टेज होता है पैसे का, वो खत्म हो जाएगा, सही लोगों तक पैसा पहुंचेगा। इंश्योरेंस अगेंस्ट ऑल शॉक्स, मान लो कि किसी की नौकरी चली गई, अब जैसे कोविड-19 लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाती है, तो अब ऐसे में जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था उस व्यक्ति को कोई इनकम नहीं हो रही है, लेकिन अगर उसको यूबीआई होता उसके पास, अगर उसको महीने के फिक्स 5,000 या 8,000 रुपए मिल रहे होते सरकार की तरफ से, तो उसको ये इतना झटका सहना नहीं पड़ता। ये झटका वो आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि 7-8 हजार रुपए भी अगर एक बेसिक आ रहा है तो खाने पीने का खर्चा व्यक्ति अपना निकाल सकता है, बेसिक नीड्स जो होती हैं वो निकाली जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 8,000 होनी चाहिए, वो मे भी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है पर फैमिली रखे या फिर इंडिविजुअल रखे, लेकिन एक मिनिमम इनकम अगर होती है तो इट इज लाइक एन इंश्योरेंस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ शॉक या कोई भी एडवर्सिटी या कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर आपकी इनकम रुक जाती है, नॉर्मल इनकम। यूबीआई का दूसरा लक्ष्य है गरीबी हटाना। तो भारत जैसे देश में इसका बहुत अच्छे से फायदा होगा अगर यूबीआई लागू कर दिया जाता है, क्योंकि यहां पर काफी कम पैसों में ज्यादा वेलफेयर आ सकता है। अब अमेरिका जैसे देश में वहां पर देखो सरकार $2,000
प्रति व्यक्ति प्रति महीना देने की सोच रही है। इतना भारत में देने की जरूरत ही नहीं है। भारत में तो आप $100 भी दे दोगे, $100 लगभग कितना हो जाएगा, 7,200 रुपए। अब मेरे को पता है कि भारत में इनकम भी सरकार की डॉलर में नहीं हो रही है, ठीक है, ये बताने मत बैठ जाना कमेंट में। आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको दोनों में फर्क बताना चाह रहा हूं मैं, कि यूएस में सरकार $2,000 प्रति व्यक्ति दे रही है। अगर भारत में $100 भी मान लो कि लगभग 7,200 रुपए एक व्यक्ति को मिलते हैं परिवार में, तो कम से कम हस्बैंड वाइफ को तो मिलेगा, तो ये लगभग 14,500 रुपए हो गए ना। इतने रुपए में कम से कम खाना पीना ये सब बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी, एटलीस्ट खाने पीने की बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी। तो आप समझ रहे हैं कि कितने कम पैसे में भारत के अंदर कितना वेलफेयर हो सकता है। और ये तो मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूं, $100 तो बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूं। हो सकता है $150-200 है, तो उसमें तो सारा ही खर्चा निकल सकता है। यूबीआई का अगला लक्ष्य होता है कि एक व्यक्ति को, एक नागरिक को एजेंसी देना। एजेंसी का मतलब मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि एक व्यक्ति अगर अपने हिसाब से अपने निर्णय लेता है, दैट इज कॉल्ड हैविंग एन एजेंसी। भाई एक बच्चा है, मान लो 8-10 साल का बच्चा है, उसके पास एजेंसी नहीं होती है, उसके सारे निर्णय उसके माँ बाप लेते हैं। लेकिन अगर कोई 18-20 साल का बच्चा मतलब नौजवान है, तो फिर उसकी एजेंसी धीरे धीरे बढ़ जाती है, वो कई निर्णय अपने आप लेना शुरू कर देगा। लेकिन भारत में तो फिर भी कॉलेज में होते हैं, तब तक एजेंसी माँ बाप के पास ही होती है। जब आप अपनी नौकरी करके अपने अनुसार जीवन जीना शुरू करोगे, देन यू हैव एजेंसी, कि आपको कौन सा मोबाइल खरीदना है ये आप तय कर सकते हो। पापा नहीं बताएंगे कि बेटा ये मोबाइल खरीदो, अभी तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे। सो आप समझ रहे हैं कि एजेंसी का मतलब क्या है, कि चॉइस अपने हाथ में होना, आप अपने निर्णय खुद से ले सकें। दैट इज समथिंग कॉल्ड एन एजेंसी। ये सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब वो मत समझ लेना गैस एजेंसी या दूसरी एजेंसी जो मतलब मार्केटिंग वाला एजेंसी टर्म है, उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो भारत में अभी तक क्या हुआ है कि सरकारें लोगों को ऐसे ट्रीट करती आई हैं जैसे उनके पास कोई एजेंसी ही नहीं है। दे आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, कि जो सरकारी पॉलिसी कहेगी वही उनकी चॉइस बन जाएगा। उनके पास जीवन में चॉइस करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा सरकार पॉलिसी चाहेगी, सरकारी पॉलिसी चाहेगी, वैसा ही लोग करेंगे। तो हमारा जो वेलफेयर सिस्टम है वो अभी तक गरीब लोगों को अपने निर्णय खुद लेने की अनुमति नहीं देता है, उनके ऊपर निर्णय थोप दिए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको वो सिलेंडर वाला दे चुका हूं, कि मान लो आपको सिलेंडर पर कुकिंग नहीं करनी है, आपको सोलर कुकर पर जाना है, लेकिन आप नहीं जाओगे क्योंकि सरकार ने सब्सिडी सिलेंडर पर दे रखी है। तो आप फोर्स्ड हो, आपके ऊपर एक आर्थिक दबाव है सरकार के द्वारा कि आप एलपीजी का इस्तेमाल ही करो। लेकिन अगर यूबीआई के तहत लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जाता है बिना किसी शर्त के, तो फिर ऐसे में लोगों के पास चॉइस होगी एंड दे बिकम देयर ओन एजेंट्स, दे आर नॉट द सब्जेक्ट्स। तो वो सरकार के रहमो करम पर नहीं जिएंगे, अपनी चॉइस खुद कर सकते हैं। और ये गांधी जी के जो आइडियल्स थे, या सोशलिज्म के जो हमारे आइडियल्स हैं हमारे देश के संविधान के, उसके अनुरूप ये फंडा होता है। अब अगर अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर हो गया तो 500 रुपए सरकार आपको दे रही है। अब सरकार को मतलब नहीं है कि आप लकड़ी जला रहे हो चूल्हे के लिए, या फिर एलपीजी जला रहे हो, या फिर आप सोलर कुकर में खाना बना रहे हो, या खाना खा ही नहीं रहे, उससे भी मतलब नहीं है सरकार को। आपको तो 500 रुपए सरकार को देने थे, वो उन्होंने दे दिए। तो ये होता है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। इस प्रकार का ट्रांसफर करने के पीछे एक कारण यह बताया जाता है कि देखो, देश में सबकी परिस्थिति एक समान नहीं होती है, हर किसी व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, हर कोई अपने अलग निर्णय ले सकता है, लेना चाहता है। तो उनको रोका जा रहा है इन सब्सिडीज के कारण, या वो अपने निर्णय खुलकर नहीं ले पा रहे। एवरीबडी इज नॉट इन द सेम पोजीशन। तो ऐसे में सरकार तय नहीं कर सकती कि किसकी प्रायोरिटी क्या है, वो पर्सनल व्यक्ति अपने स्तर पर ही तय कर सकता है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। जैसा कि अगेन मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेरे को आज 500 रुपए सरकार देगी तो मैं तो सोलर कुकर ले लूंगा जाके। लेकिन हो सकता है कि किसी को सोलर कुकर तब भी महंगा लग रहा है, या फिर उसके वहां अवेलेबल नहीं होगा, रूरल एरिया में अगर मान लो नहीं मिल रहा है, हो सकता है वो व्यक्ति एलपीजी पे ही अपना खाना बनाना प्रेफर करे आने वाले 10 साल तक, 20 साल तक। तो अभी हमारी सरकारें पेटर्नलिस्टिक तरीके से बिहेव कर रही हैं, यानी कि सरकारें हमारे पापा की तरह बिहेव कर रही हैं कि बेटा मोबाइल तो तुम्हें यही लेना है। अब तुम्हारे सपने चाहे आईफोन के होंगे, लेकिन तुम 20,000 का आईफोन 6 नहीं लोगे, तुम्हें तो 20,000 में लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन ही लेना पड़ेगा। तो चाहे आप आईफोन लेना चाहते हो, लेकिन पापा लेने नहीं देते। इसी प्रकार से सरकार भी, अभी भारत सरकार या दुनिया की दूसरी सरकारें भी यही पैटर्नलिस्टिक रवैया अपनाए रखती हैं अपने नागरिकों के साथ। लेकिन यूबीआई आने के बाद ये होगा कि बेटा 20,000 रुपए रखो, तुम्हें आईफोन 6 खरीदना है, तुम्हें आईफोन 7 खरीदना है, तुम्हें सेकंड हैंड आईफोन खरीदना है, या तुम्हें लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन खरीदना है, तुम्हारी मर्जी है, आपको जो करना है आप करिए। यूबीआई का अगला गोल ये है कि एम्प्लॉयमेंट में सुधार आए। तो नौकरियों में कैसे सुधार आएगा? देखो, मान लो कि अगर यूबीआई दिया जा रहा है तो एक बेसिक इनकम हर व्यक्ति को मिल रही है, उसके रहने पीने खाने का जो खर्चा है दैट इज टेकन केयर ऑफ। उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे कल का खाना कहां से आएगा मेरी प्लेट में, मेरे बच्चे भूखे तो नहीं मर जाएंगे अगर मैं नौकरी छोड़ दूं। ये वाली सोच अगर खत्म हो जाती है, डर खत्म हो जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति बेहतर तरीके से काम कर सकता है विदाउट द फियर ऑफ लूजिंग बेनिफिट्स। इसका मतलब क्या है, समझो इस बात को। मान लो अभी एक एग्जाम्पल के लिए कि कोई व्यक्ति काम करता है मारुति की फैक्ट्री में, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, इसको लिटरली मत ले लेना।
मान लो कि वो मारुति कंपनी में काम कर रहा है, उसकी अच्छी नौकरी है, 5 साल से वहां पर वो स्किल्ड लेबर का काम कर रहा है और उसको 25,000 रुपए प्रति माह की तनख्वाह मिल रही है, और मारुति कंपनी उसको पीएफ या जितने भी अन्य बेनिफिट्स हैं सब कुछ देती है। अब मान लो कि मार्केट में कल टेस्ला आ गई, लेकिन टेस्ला ने आकर क्या किया कि पीएफ वीएफ हम ये सब नहीं देंगे, उनका अलग प्रकार का लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, वो दूसरे बेनिफिट्स नहीं देते, लेकिन कहते हैं कि तनख्वाह हम आपको 40,000 दे देंगे। अब ये हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है, नॉर्मल केस में ये होता कि वो इस नौकरी को छोड़कर 40 के लिए टेस्ला के पास नहीं जाएगा, क्योंकि जो दूसरे बेनिफिट्स हैं जैसे कि इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सब काफी मैटर करता है। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति 25,000 की नौकरी छोड़ के 40 की नौकरी पर ना जाए, क्योंकि यहां पर कुछ भी बेनिफिट नहीं है, केवल यहां 40,000 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम आ जाती है तो फिर हो सकता है कि ये व्यक्ति 40,000 की नौकरी कर लेता, हो सकता है वो 25,000 में भी टेस्ला में चला जाता। अगर उसको इलेक्ट्रिक गाड़ियों में काम करने का शौक है या फिर उसका पैशन है, तो वो टेस्ला में 25 या 30,000 की नौकरी भी कर लेगा, क्योंकि उसको पीछे सोचने की जरूरत नहीं है ना कि मेरे को जो दूसरी सब्सिडी बेनिफिट्स वगैरह मिल रहा है वो मेरा चला जाएगा सब कुछ। तो ये एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का फायदा होगा। दूसरा फायदा ये भी है कि एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। अब लोग ऐसी नौकरी करने को मजबूर नहीं होंगे जहां पर उनका शोषण किया जाता हो, तो क्योंकि आपके पास बेसिक इनकम है तो आप ऐसी नौकरी करने की अब किसी को भी आवश्यकता नहीं रहेगी जहां पर उसका शोषण हो रहा है। यूबीआई का अगला एस्पेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। हमारे प्रशासन का एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा प्रशासनिक तंत्र केवल इस काम में लगा हुआ है कि ये सारी वेलफेयर स्कीम्स लोगों तक पहुंचे, सही लाभार्थियों तक पहुंचे, मिस एलोकेशन ना हो, इसमें इधर उधर कहीं लीकेज ना हो। तो एक लंबा चौड़ा स्टाफ, बहुत सारे लोग इसी काम में एंगेज्ड हैं, और बहुत सारी स्कीम्स हैं। आप जानते ही हैं कितनी सारी सरकारी स्कीम्स आ रही हैं। आज ही हमने इस पे वीडियो डाला है ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स पर, देखना उसको। तो इतनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इतने सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो अगर एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम आ जाती है तो केवल एक डिपार्टमेंट की जरूरत है, बस उसका काम ये होगा कि लोगों के अकाउंट में पैसा डाल देना, दैट्स इट। अब उनको ये देखने की जरूरत नहीं कि उसने 4 सिलेंडर लिए हैं, इसमें इस साल 6 सिलेंडर उठाए हैं, 10 उठाए हैं, वो सब देखने की आवश्यकता खत्म है। तो जैसे ही जनधन, आधार और मोबाइल पूरी तरह से अडॉप्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये पैसा ट्रांसफर करना भी बहुत आसान हो जाएगा। हो ही गया, इनफैक्ट सरकार काफी पैसा बचा रही है जैम ट्रिनिटी के कारण, और जैसे जैसे कि कवरेज 100% की तरफ बढ़ेगी, वैसे वैसे ये वाला काम और आसान हो जाएगा कि यूबीआई के तहत पैसा ट्रांसफर कर देना। इस समय भारत सरकार का लगभग 23% बजट वेलफेयर स्कीम्स में जाता है। तो 14% जा रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में और 9% जा रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। 23, दैट इज ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द एंटायर बजट सोशल वेलफेयर स्कीम में जा रहा है। और इसमें बहुत सारी स्कीम है, एक या दो नहीं है, कम से कम 150-200 से ऊपर स्कीम्स होंगी। मुझे खुद को एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, बट आई एम प्रीटी श्योर इट इज ओवर 100, इतना तो मुझे पता है। तो 100 से ज्यादा स्कीम में ये सारा पैसा डिवाइड होकर जा रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा ब्यूरोक्रेटिक एक हैसल है इसको ट्रांसफर करना। और ये वाली जो स्कीम्स है, ज्यादातर सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है वो 15 साल से चल रही हैं, लेकिन पिछले 15 साल में भारत की रैंकिंग्स में कोई बहुत खास सुधार नहीं हुआ है। एचडीआई की रैंक्स में हमने थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है, लेकिन कोई बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। तो इतने समय से 15-20 सालों से जब स्कीम चल रही है और उसके कारण कोई सुधार नहीं दिख रहा है, तो इन स्कीम्स की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये करेक्ट तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है लोगों तक फायदा पहुंचाने का। क्योंकि इन स्कीम्स में क्या होता है कि कई बार फायदे अमीर लोगों तक चले जाते हैं करप्शन के कारण या ब्यूरोक्रेटिक लीकेजेस के कारण। आप जानते हैं कि सिलेंडर की सब्सिडी, सरकार ने कैंपेन चलाया था कि आप लोग अपने एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़िए। सरकार छुड़वा नहीं पाई थी। सरकार चाहती तो वो जैसे इनकम टैक्स लेवल वगैरह को मैच करके सब्सिडी छुड़वा हटा देती, लेकिन सरकार को अपनी तरफ से कैंपेन चलाना पड़ा कि आप अपने आप से छोड़िए, वरना सब अमीर लोगों को, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो या गरीब हो, सबको समान सब्सिडी जा रही थी। तो यूबीआई में इस तरह के लीकेजेस की संभावना नहीं है, क्योंकि सबको बराबर पैसा जाएगा। तो यूबीआई में एक्सक्लूजन एरर नहीं हो सकता कि कोई भी पीछे नहीं छूट जाएगा। एक्सक्लूजन एरर का मतलब है कि गलती से कोई बाहर रह जाए, किसी स्कीम का लाभार्थी है लेकिन उसको लाभ नहीं मिले, तो वो एक्सक्लूजन हो जाता है, वो बाहर रह गया। इस प्रकार की गलती यहां पर नहीं होगी। एक्सक्लूजन एरर यहां 0 है, लेकिन इंक्लूजन एरर जो है वो यहां पर 60% के आसपास है। इसका मतलब यह है कि अमीर लोगों को बेनिफिट्स मिलने के 60% चांस हैं। अब भारत सरकार की एग्जिस्टिंग स्कीम्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसको समझने के लिए आप इन दो मैप्स को अच्छे से देखिए। इस पहले मैप में जो भी आपको लाल रंग में डिस्ट्रिक्ट नजर आ रहे हैं, ये भारत के सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जो ग्रीन कलर में है वो सबसे अमीर है। दूसरा वाला मैप है जिसके अंदर पैसों का एलोकेशन दिख रहा है। तो जहां पर कम पैसा दिया जा रहा है वो डिस्ट्रिक्ट लाल में है, और जहां पर ज्यादा पैसा दिया जा रहा है वो ग्रीन कलर में है। अब आप देख रहे हो ग्रीन और रेड में फर्क नजर आ रहा है आपको कुछ, कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में गरीबी ज्यादा है वहां पर पैसा भी कम दिया जा रहा है, वहां पर एलोकेशन भी कम है जहां पर गरीबी ज्यादा है। जबकि उल्टा होना चाहिए ना, जहां पर एलोकेशन
ज्यादा जहां पर गरीबी ज्यादा है वहां पर एलोकेशन यानी पैसा भी ज्यादा खर्च होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि यूबीआई अगर आता है तो वो आबादी के अनुसार डायरेक्टली ये नक्शा जो है समान हो जाएगा, क्योंकि जहां पर आबादी ज्यादा है वहां पर ऑटोमेटिकली एलोकेशन फंड्स का ज्यादा होगा। अब यूबीआई को लागू करने में सबसे बड़ा चैलेंज भारत सरकार के सामने है कि एक व्यक्ति को अपने नजदीकी बैंक ब्रांच जाने में कितना चलना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि हमारी बैंक ब्रांच तो बहुत नजदीक है लेकिन सबके लिए नहीं होती है, तो देखिए ज्यादातर देश के हिस्सों में बैंक्स जाने के लिए लोगों को काफी किलोमीटर चलना पड़ता है। और इसका मैप अगर आपका डेटा के ऊपर, अगर आप डेटा के अनुसार इसका मैप देखो तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे दूरी पर बैंक है, यानी कि औसतन एक व्यक्ति को यहाँ पर 5 किलोमीटर चलना पड़ता है अपने नजदीकी बैंक पहुंचने के लिए। मतलब वो चलकर जाए, मोटरसाइकिल पर जाए, बेसिकली हैज टू ट्रैवल, ही और शी हैज टू ट्रैवल 5 किलोमीटर्स। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि अभी हमारे यहाँ पर बैंक्स की संख्या कम है, बैंकिंग पॉइंट्स की संख्या कम है। तो अभी तक तो मैंने आपको मोस्टली यूबीआई के प्रोज बता दिए, लेकिन यूबीआई में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। या फिर यूं कहें कि इस पर अगर एक फाइनल स्टेटमेंट अगर हम दें तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम अकेले सब कुछ देश में ठीक नहीं कर सकता। यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दो और देश में स्कूल अस्पताल नहीं होंगे तो उस पैसे का करेगा क्या व्यक्ति? उसको अच्छे अस्पताल भी तो मिलने चाहिए, उसको अच्छी स्कूल भी तो मिलनी चाहिए। तो स्टेट को जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कैपेसिटी है उसमें कमी लाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो काम करना ही पड़ेगा। हर राज्य को यानी सरकार को अपने हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इस बेसिक फैसिलिटीज पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनको तो डेवलप करना ही पड़ेगा। यूबीआई इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। सरकार एक आम इंसान को 50,000 रुपए भी दे दे प्रति माह, लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा उन 50,000 रुपए का? उसको रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, पीने का पानी घर तक, ये सब भी तो सुविधाएं चाहिए। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना भी साथ साथ में जरूरी है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपको इसका पीडीएफ इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी 2022 और 23 की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप टीचर्स से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव क्लासेस लेते हैं। यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के कोर्सेज हैं। आइकॉनिक कोर्स में आपको एक मेंटोर मिलेंगे जो आपको डे टू डे गाइड करेंगे आपकी तैयारी के लिए और जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। और प्लस में आपको क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस। तो इन दोनों ही कोर्सेज को अवेल करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और सब्सक्रिप्शन में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड को यूज करते हैं वाइल चेकिंग आउट। तो ये वाले प्राइसेस आपको पे नहीं करने हैं। यूज द कोड महिपाल एंड गेट अ 10% डिस्काउंट। आपको ये वाला प्राइस पे करना रहेगा। अब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा ये है कि आपको बस एक बैच ज्वाइन करना है। जैसे 28 अप्रैल को बैच शुरू हुआ है अभी हाल ही में, उसमें एक स्ट्रक्चर फिक्स है, उसका पूरा शेड्यूल बना हुआ है कि इतनी बजे हिस्ट्री की क्लास है, इतनी बजे पॉलिटी की क्लास है, इतनी बजे आर्ट एंड कल्चर की है। जैसे इस बैच में 8 बजे रात को मेरी आर्ट एंड कल्चर की क्लास होती है डेली। तो आर्ट एंड कल्चर आपका 2022 के लिए पूरा यहाँ से तैयार हो जाएगा अगर आपने ये 28 अप्रैल वाला बैच ज्वाइन कर लिया। तो ये वाला बाइलिंगुअल बैच है। उसी प्रकार से हिंदी मीडियम के बैचेस, इंग्लिश मीडियम के बैचेस भी बनते रहते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। ऑप्शनल और जीएस का कंबाइंड कोर्स आपको थोड़ा प्राइस में बेनिफिट दे देगा। यहाँ पर भी ये प्राइसेस पे मत करना, 10% डिस्काउंट ले लेना महिपाल कोड यूज करके। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी के लिए कोर्सेज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। यू कैन अवेल देम एट दिस प्राइस आफ्टर अप्लाइंग दिस महिपाल कोड। हमारी 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फायदा उठाइए। कई स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि टेस्ट सीरीज काम नहीं कर रही है। एक्चुअली हर महीने टेस्ट सीरीज का लिंक चेंज हो जाता है। तो जो मई महीने की टेस्ट सीरीज है वो आज एक्टिवेट हो जाएगी। कल मंडे से वापस पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज चालू है, तो आप उसको टेस्ट को दे सकते हैं। जो अपडेटेड लिंक है वो हम यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में और वीडियोस के नीचे शेयर कर देंगे, ठीक है। हर महीने उसका लिंक चेंज हो जाता है, इसलिए आप पिछले महीने का लिंक अगर क्लिक कर रहे हैं तो फिर वो काम नहीं करेगा। रविवार को होने वाले अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीतने का मौका रखते हैं। टॉप 500 रैंकर्स के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप है। सो टेक पार्ट इन दिस कॉम्बैट। 60 क्वेश्चन, 60 मिनट्स। इसमें आप अच्छा स्कोर करके एक तो अपनी रैंक पता कर सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पर और स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।